to my channel. Today we are going to talk about the theories explaining media influence, human cognition and behavior. So in this session we are going to discuss the theories that claim that media influence our cognition and our behavior. So the first one is two-step communication model, the second one is confirmation bias, and the third one is mass communication theory. So let's discuss the first one. तो फर्स्ट वाली में ये बताया गया है कि बिटवीन द ईयर्स 1941 to 1945 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड द साइकोलॉजिस्ट कार्ल इवर हॉलैंड was working with the US military and overseeing researches whose aim was to monitor the attitude change in the troops with war. The movie called Why We Fight. Its success would be defined as imparting information, changing opinion in the direction of the interpretation presented, and increasing man's motivation to serve. Eventually, the research studied the resistance to attitude change and how can persuasion work in an effective manner. यानी इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था बिटवीन 1941 टू 1945 एक साइकोलॉजिस्ट कार्ल इवर हॉलैंड ने जो यूएस मिलिट्री में जो ट्रूप्स थे उनके ऊपर एक रिसर्च किया, उनको एक फ़िल्म दिखाई जो फिल्म उन्हें मोटिवेट करती उस वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए। उस फिल्म का नाम था वाई वी फाइट। और जब उन्होंने ट्रूप्स को ये मूवी दिखाई तो इससे पता चला, ये पता लगाने के लिए दिखाई थी ताकि वो ये एग्ज़ामिन कर सके, मॉनिटर कर सके कि जो मीडिया है वो हमारे कॉग्निशन और हमारे बिहेवियर को किस तरह प्रभावित कर सकती है। तो ये जो मूवी थी वाई वी फाइट, ये मेनली उनको मोटिवेट करने के लिए थी, उनके जो हौसले थे उनको स्ट्रेंथन करने के लिए थी, ताकि वो जो वार है उसमें अपना कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से करें। और वो ये पता लगाने में भी कामयाब रहे कि जो मीडिया है वो हमारे कॉग्निशन को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और अकॉर्डिंग टू हॉलैंड ने ये बताया कि परसुएशन यानी हम मीडिया के थ्रू किसी को परसुएट करते हैं, यानी किसी को मनाते हैं कुछ करने के लिए। और इस परसुएशन के 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब जो इस परसुएशन में भाग लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेटर, यानी जो कम्युनिकेट करता है थ्रू मीडिया। दूसरा है कम्युनिकेशन, यानी क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है। और थर्ड है ऑडियंस, यानी इसका बेसिक क्वेश्चन ये होगा कि किसको क्या और कैसे दिखाया जा रहा है। और ये जो सारे फैक्टर्स है कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन और ऑडियंस, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे ऊपर हमारे जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने में। Researches further shed light on how there were various factors along with the media that play a role in influencing. यानी बाद में जब रिसर्चेस होती गई तो ये और पता लगता है कि जो मीडिया है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है और किस हद तक इन्फ्लुएंस करती है। और जो नए फैक्टर्स उभर कर आए वो थे डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनसे हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और डिफरेंट मीडिया यूज बिहेवियर्स, दस मीडिया इन्फ्लुएंस इज़ कोरिलेटेड विद अदर फैक्टर एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वन। यानी जो मीडिया जो हमें इन्फ्लुएंस करती है उसके जो फैक्टर है वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। वो मीडिया जो हमें इफ़ेक्ट करती है उसका जो फैक्टर है वो एक ही नहीं है, वो बहुत सारे हैं। फिर एक थ्योरी आई जिसको 2 स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसको लॉन्च किया था पॉल फेलिक्स लेज़ारफेल्ड और बर्नार्ड बेरेल्सन और हाजिल गॉडेट 1949 में। इस 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस था वो यह बताना था
कि जो कम्युनिकेशन है उसमें 2 स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होते हैं उसमें एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और जो सेकंड स्टेप होता है उसमें ऑडियंस होती है। जो फर्स्ट लीडर होते हैं, यानी जो पहले तरीके से भाग लेते हैं, उन्हें एक्टिव मेंबर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक्टिवली भाग लेते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है और फिर वो उन लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं जो मीडिया में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते। यानी इससे यह पता चलता है इस थ्योरी से कि जो कम्युनिकेशन है वो 2 स्टेप के थ्रू होता है। जो पहला स्टेप है उसमें लीडर्स होते हैं जो हमें कंटेंट दिखाते हैं, और जो दूसरा स्टेप होता है उसमें ऑडियंस होती है जो उस कंटेंट को देखती है। This model explores how media affects the general population through interpersonal influence of opinion leaders. This model shares how interpersonal interaction has more influence on people. The research for this model was conducted on the American voters' decision during the 1940s presidential election. This theory shifted the paradigm and concluded that there are 2 steps to the behavioral and cognitive influence. यानी इस थ्योरी ने यह बताया कि बिहेवियर और कॉग्निटिव इन्फ्लुएंस में 2 स्टेप हैं। यानी जो हमारे पर इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे, हमारे कॉग्निशन पे, वो 2 स्टेप के थ्रू होता है। पहला एक्टिव मेंबर्स या फिर ओपिनियन लीडर्स जो एक्टिव होते हैं और हमारे तक ऑडियंस तक वो नॉलेज स्प्रेड करते हैं जो उनके पास होती हैं। दे आर द वंस हु इंडल्ज इन मीडिया इन्फॉर्मेशन, यानी वो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो पहले तो मीडिया इन्फॉर्मेशन में इंडल्ज होते हैं और फर्दर स्प्रेड देयर नॉलेज टू दोज हु इंटरेक्ट लेस विद द मीडिया। यानी जो ऑडियंस जो मीडिया से बहुत कम इंटरेक्ट करती है उस तक वो अपना जो कंटेंट है वो पहुंचाते हैं। और इस 2 स्टेप थ्योरी के थ्रू लेज़ारफेल्ड, बेरेल्सन और गॉडेज ने स्टेट किया कि जो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट की जाती है वर्ड में, हमारे मुंह से जो वर्ड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की जाती है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस इन्फॉर्मेशन से जो ट्रांसमिट की जाती है सिर्फ मीडिया के द्वारा। और इस थ्योरी के पहले एक क्वेश्चन और आया था। बिफोर दिस थ्योरी केम आउट, इट वॉज ऑलमोस्ट स्ट्रांगली बिलीव दैट मीडिया हैड अ वास्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ऑडियंस। इस थ्योरी के पहले ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया जाता था कि जो मीडिया है उसका हमारे ऊपर एक वास्ट इन्फ्लुएंस है। कभी आपने सोचा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर एक्टर बड़े बड़े एक्टर क्यों होते हैं? जैसे विमल का अजय देवगन और थम्स अप का ऋतिक रोशन। यानी ये जो ब्रांड होती हैं ये ऐसे चेहरों को इसलिए लेती हैं ताकि हम लोग उस ब्रांड को उस फेमस फेस से, उस फेमस हीरो या हीरोइन से एसोसिएट करें और उनकी सेल बढ़ जाए। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हमारे जो हम लोगों को, यानी हम जो हीरो हीरोइन को जो पसंद करते हैं उस पसंद का फ़ायदा उठा के उन्हें यूज़ करती है और इस तरह उनके प्रोडक्ट जल्दी बिकने लग जाते हैं, ज़्यादा भी बिकते हैं और उनको फ़ायदा होता है। अनदर थ्योरी थी उसको बोलते हैं सिलेक्टिव एक्सपोजर थ्योरी। ब्रॉट अ डिफरेंट फैक्टर इनटू पिक्चर दैट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू बी इन्फ्लुएंस्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अदरवाइज नोन एज कन्फर्मेशन बायस। यानी इस थ्योरी में मेनली यह बताया गया है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन, हम उस चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उस कंटेंट को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को फेवर करती है। यानी हम उस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं जो चीज़ हमारे जो पहले के बिलीफ होते हैं, जिस चीज़ को हम पहले से ही जानते हैं, उस चीज़ को बहुत कंक्रीट करती है, बहुत मजबूत बनाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी,
Individuals tend to incline themselves toward information that supports their pre-existing beliefs, whereas they ignore information that contradicts those beliefs. यानी हम उन्हीं चीज़ों को देखना पसंद करते हैं जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव को फेवर करती है, और जो चीज़ें उनको फेवर नहीं करती हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझा जा सकता है वो लोग जो हॉगवार्ट में बिलीफ रखते हैं। हॉगवार्ट, आपने अगर हैरी पॉटर देखी होगी तो हैरी पॉटर में हॉगवार्ट वही स्कूल है जहाँ पे हैरी पॉटर पढ़ता था। अगर कुछ लोग हॉगवार्ट में बिलीव करते हैं तो वो उन चीज़ों को देखना पसंद करेंगे, उन कंटेंट को जो ये क्लेम करते हैं कि हॉगवार्ट सच में है, हालांकि वो सच में नहीं है। तो एक मीडिया की और ये थ्योरी से भी हमें यही पता चलता है कि जो मीडिया है वो किस तरह हमें इन्फ्लुएंस कर रही है और किस तरह हमारे जो पसंद है उसका फ़ायदा उठा रही है, हमारे बिलीव्स का। These early theories clearly show that media played a major role in influencing human psychology, but they mainly examined short-term effects. अब ये जो confirmation bias और two-step flow of communication जो मॉडल था, ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस को दिखा रहा था हमारे ऊपर। अब जब फिर बाद में जैसे जैसे मीडिया ग्रो होता गया तो एक और थ्योरी आई जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस को दिखा रही, एग्जामिन कर रही थी, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को दिखा रही थी इंडिविजुअल पे मीडिया के। ये इस थ्योरी को मास कम्युनिकेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दिस थ्योरी as the reach and popularity of the media grew, this thought process shifted its focus on the long-term effects that may be caused. In McColl's mass communication theory, the way media select, process, and shape content for their own purposes can have a strong influence on how it is received and interpreted, and thus on long-term consequences. यानी इसमें ये बताया गया है कि हमें जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसको मीडिया सेलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको बहुत तरह से शेप किया जाता है और हमें उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर करें और इस तरह वो हमारा किसी चीज़ पर हमारे एक बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। These were theories and researches majorly before the internet came into action. ये वो theories थी जो आई थी जब इंटरनेट नहीं था। Things changed in an unparalleled manner after the internet came out and subsequently with the arrival of social media. सोशल मीडिया के अराइवल के बाद और इंटरनेट के अराइवल के बाद जो सब चीज़ें हैं वो बहुत हद तक बदल गई। Considering the usage of media increased in an amount never before seen, its effect on human cognition behavior also evolved. यानी जिस अमाउंट में हम मीडिया को यूज़ करते हैं उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा इफ़ेक्ट है ह्यूमन कॉग्निशन पर मीडिया का वो भी अब बढ़ता जा रहा है कई तरीक़ों से, क्योंकि अब हम लोग जैसे क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, अब हम फ़ोन में अपने ज़्यादा बात करते हैं, हम फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंक्रीट करेगा, हमारे कॉग्निशन को इफ़ेक्ट करेगा, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करेगा। Now we are going to discuss the media and social media and its influence on human cognition and behavior. About 4.1 billion people are active users of the internet as on December 2018. 4 billion blog posts are published each day and a staggering 5 billion Google searches are made during a single day. If one thing is clear, it is that internet has become a necessity. The smallest of the doubts are clarified by taking help of the same. The doubts people search about range from one's studies to physical mental health to relationship to friendship to work. Moreover, the list does not have an end. Have you ever not noticed what you were looking for in Amazon start showing up in your Facebook feed?
यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि जो मीडिया के जो यूज़र हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं टाइम से। और दिसंबर 2018 में यह नोटिस किया गया कि हर दिन 4 मिलियन ब्लॉग्स पोस्ट किए जाते हैं और 5 बिलियन गूगल सर्चेस होती है हर दिन। यानी हर एक दिन 5 बिलियन लोग सर्च करते हैं गूगल पे। यानी ये इससे यह पता चलता है कि लोग कितने डिपेंड हो गए हैं सोशल मीडिया पे। और हम अपनी छोटे से छोटे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद लेते हैं। और अगर हमें कुछ चीज़ कैलकुलेट भी करनी हो या फिर किसी का नंबर भी याद करना हो तो हम उसको याद नहीं करते, हम अपने फ़ोन में रखते हैं। क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है सोशल मीडिया पे, हमारे फ़ोन पे, इस मीडिया के इस फॉर्म पे वो बढ़ती जा रही है। और हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन अमेज़ॉन स्टार्ट शोइंग अप इन योर फेसबुक फीड। यानी जो हम कुछ अमेज़ॉन पे देख रहे होते हैं और वही चीज़ हमें फेसबुक पे दिख जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो सर्च बार बेच दिया जाता है दूसरी सोशल मीडिया साइट्स को। यानी इन अदर वर्ड्स जो भी हम सर्च करते हैं, हमारा जो डेटा होता है वो दूसरी साइट्स को बेच दिया जाता है। और क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं और हमें वही दिखता है जिस चीज़ के लिए हम सर्च कर रहे होते हैं। और यही होता है जब हम यूट्यूब यूज़ करते हैं। हम यूट्यूब पे जो भी सर्च करते हैं यूट्यूब हमें वही दिखाने लग जाता है। और ये वर्क करता है जो हमने अभी एक थ्योरी पढ़ी थी, कन्फर्मेशन बायस की वजह से। यानी हमें मीडिया के थ्रू वो दिखाया जाता है जिस पे हम पहले से ही बिलीव करते हैं। हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं उनको कंक्रीट बनाने के लिए हमें वही दिखाया जाता है। और हम जो अगर हमें कोई दूसरी चीज़ दिखाई भी जाती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो मीडिया है वो हमें बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर रही है। और ये समय के साथ साथ इवॉल्व होती जा रही है। Researchers at the University of California, Santa Cruz and University of Illinois Urbana-Champaign did a study where they found that people who rely on internet for solving something are more likely to choose the option more often. They are more likely to not take any moment to use their own memory to do the task. According to the lead author Dr. Benjamin Storm commented, memory is changing. Our research shows that as we use the internet to support and extend our memory, we become more reliant on it. Whereas before we might have tried to recall something on our own, now we don't bother. As more information become available via smartphone and other devices, we become progressively more reliant on it in our daily lives. यानी इसमें यह दिखाया जा रहा है जो लोग अपनी छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उनको सर्च करने के लिए मीडिया का यूज़ करते हैं वो अपनी मेमोरी का यूज़ नहीं करते। इनके लिए संभावना होती है कि वो अपनी मेमोरी का यूज़ ना करके अपने फ़ोन का यूज़ करे, चाहे जो सिचुएशन हो या जो चीज़ को सर्च करना चाह रहे हो वो बहुत छोटी ही क्यों ना हो। और इसमें यह बताया गया है कि जो हमारी मेमोरी है वो चेंज हो रही है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता या फिर अगर हमें पता भी है और हमें उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यानी हम उसको बहुत कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन का यानी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। और जब हम यूज़ करते हैं तो हम इस पर मोर रिलायंट हो रहे हैं, यानी हम इस पर मोर निर्भर हो रहे हैं। और हम जितना इसको यूज़ करते जा रहे हैं, जितना अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते जा रहे हैं, उतना इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। और जब भी हमें कोई चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी याद करनी हो, हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते, हम इसको यूज़ करते हैं।
और यही एक रीज़न है कि हमारी जो निर्भरता है वो फ़ोन पर बढ़ती जा रही है, वो हमारे इंटरनेट पर बढ़ती जा रही है। और इस सेशन में हमें मेनली ये बताया गया है कि जो मीडिया है वो कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती है। इम्प्लिसिट कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ अपवर्ड सोशल कंपैरिजन इज also impacted by the socially constructed social media where everyone puts forth a successful and happy image of their for others to see. This could lead to poor self concept. यानी हम आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखा होगा कि लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी की सिर्फ उन्हीं मेमोरीज़ को शेयर करते हैं जहाँ पे वो उनको खुशी मिल रही हो, या जहाँ वो खुश हो, यहाँ पे कोई गए हुए हो। अब जो लोग गरीब हैं, जो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके उनके अंदर तो लो सेल्फ इस्टीम हो जाएगी, वो अपने आप को गरीब समझेंगे। और सोशल मीडिया पे लोग अपनी अच्छाई दिखाते हैं, अपनी ज़िंदगी के अच्छे पार्ट ही दिखाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के बुरे पार्ट नहीं दिखाते। तो ये जो लोग जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब ब्लेसिंग्स या फिर ये सब वर्ल्डली पोजेसन नहीं है, वो लोग चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उनकी तो जो इस्टीम है, जो सेल्फ इस्टीम है वो लोअर होती जाएगी। और उनका जो मीडिया है इस रूप में, इस फॉर्म में उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। Studies point out the effect of watching television or videos in infants with language delays. In later years, educational television has a positive impact on cognition development. Entertainment television and computer games, on other hand, may have a negative impact. यानी इसमें यह बताया गया है कि जो टीवी बच्चे देखते हैं और जो वीडियोस बच्चे देखते हैं उन पर लैंग्वेज डिलेज यानी अलग तरह की लैंग्वेज नहीं, यानी लोग जब बोलते हैं तो वो मिस्ड स्पीच में बोलते हैं, यानी कुछ शब्द भूल जाते हैं। जिस तरह से उसमें बोला जा रहा है, उन जो कंटेंट वो देख रहा है टेलीविज़न या वीडियो में, वो उसी तरह बोलना प्रेफर करते हैं। और जो एजुकेशनल टेलीविज़न होते हैं जिसमें बच्चे पोयम देखते हैं और बच्चों को राइम सिखाई जाती है, वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है बच्चों को। लेकिन जब बच्चे गेम खेलते हैं वो बच्चों को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है और उनके कॉग्निशन को भी इम्पैक्ट करता है। स्पेशली वाइल चिल्ड्रन आर लर्निंग टू रीड, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं टेलीविज़न उनके लिए मदद करता है। यानी जो टेलीविज़न पे जो राइम होती है और जो पोयम वगैरह सुनाई जाती हैं वो बच्चों को काफ़ी हद तक पढ़ने में मदद कर सकती है, एक एंटरटेनमेंट वे में। लेकिन जो गेम्स है वो बच्चों के दिमाग को और स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि जो टेलीविज़न और गेम्स है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में इम्पैक्ट कर सकती हैं। एंटरटेनमेंट, अगर बच्चे टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं पोयम देखने के लिए और राइम्स सीखने के लिए, तो वो उनको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगी। और अगर वो गेम्स खेल रहे हैं तो उनकी स्किल्स को, उनकी एक्सरसाइजिंग स्किल्स को इन्हेंस करेगी। और अगर वो इन दोनों एक्टिविटीज़ को रॉन्ग वे में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी। और इसमें हमें ये भी बताया गया है कि जो लोग एग्रेसिव कंटेंट देखते हैं मीडिया पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं ज़्यादा। और जो लोग जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उनमें उसी तरह की आदतें, उसी तरह की हैबिट्स और टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। In research published by the university's International Center for Media and Public Agenda (ICMPA) and the Salzburg Academy on Media and Global Change, which was conducted in 12 campuses and 10 countries, concluded that most students fail to go the full 24 hours without media। यानी इसमें बताया गया है कि एक स्टडी हुई थी 12 कैंपस में 10 कंट्रीज़ में, जिसमें यह देखा गया था कुछ स्टूडेंट्स को मीडिया से दूर रखा गया था
24 घंटे के लिए। और स्टडी से ये पता चला कि वो सब स्टूडेंट्स, मोस्टली कंट्री में सब स्टूडेंट्स अपने आप को मीडिया से दूर नहीं रख पाए वॉलंटरीली, यानी अपनी इच्छा से ही नहीं रख पाए, उनसे रहा नहीं गया। और कुछ को क्रेविंग्स, एंजाइटी अटैक्स और डिप्रेशन भी एक्सपीरियंस हुआ मीडिया यूज़ ना करने की वजह से। After researches done by German scientists, it was found that people who are constantly exposed to viewing other people's images might feel increased amount of envy, jealous, frustration, or even anger. This term has been named as Facebook depression. यानी इसमें यह बताया गया है कि जर्मन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें यह बताया गया है कि फेसबुक पे जो लोग दूसरों की इमेजेस देखते हैं अच्छी अच्छी, यानी फेसबुक पे हर कोई अपने आप को अच्छी तरीके से दिखाता है, वो लोग अपने आप को पहले तो उन लोगों से कंपेयर करते हैं जो उनसे अच्छे दिखते हैं, और फिर वो उनसे एनवी, जेलस, यानी उनसे चिढ़ने लग जाते हैं, उनसे जेलस फील करने लग जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं कि वो उनके जैसे, दूसरों के जैसे क्यों नहीं हैं। और इस टर्म को फेसबुक डिप्रेशन कहा गया है, जहाँ पर फेसबुक पे लोग अपनी अच्छी तस्वीरों को दिखाते हैं दूसरों को, और जो दूसरे लोग होते हैं जो अपने आप को उनकी तरह नहीं पाते, वो एनवी और जेलस फील करते हैं। और ये फेसबुक डिप्रेशन ये कंक्लूड करता है कि फेसबुक के यूज़ और लो सेंस ऑफ बीइंग में एक कोरिलेशन है, यानी लोग अपने आप को छोटा समझते हैं जब वो फेसबुक पे लोगों की अच्छी अच्छी तस्वीरें देखते हैं और जब उनको अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पेपर पब्लिश्ड बाय रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड, रिस्क ऑफ सुसाइड एंड सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर इन adolescents is linked with the time they spend online. Dr. Paul Montgomery, one of the researchers and professor of psychological intervention, said we are talking about vulnerable young people who are going online specifically to find out more about harming themselves or being they are considering suicide already. The question is whether the online content triggers, यानी इसमें यह बताया गया है कि जो लोग ज़्यादातर फ़ोन चलाते हैं उन लोगों में ये रिस्क होता है जो हद से ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं कि वो सुसाइड करें या फिर अपने आप को हार्म करें, या उनमें जो मीडिया है वो उनमें ऐसे बिहेवियर को प्रोवोक करता है। यानी अगर आपसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि मीडिया हमारे कॉग्निशन को बहुत अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। जो लोग एग्रेसिव कंटेंट देखते हैं या उसमें एग्रेसिवनेस को प्रोवोक करता है, जो लोग जिस तरह का कंटेंट देखते हैं ये उन लोगों में उस तरह का कंटेंट उस तरह की फीलिंग्स को प्रोवोक करता है। और हर चीज़ को एक ऑप्टिमल लेवल तक यूज़ करना पॉजिटिव होता है। अगर हम किसी चीज़ को बियॉन्ड ऑप्टिमल लेवल यूज़ करते हैं सो इट इज़ इनएविटेबल फॉर अस टू गेट अफेक्टेड नेगेटिवली बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। और फर्स्ट यूनिट इस बुक का ख़त्म हो गया है और इस बुक के यूनिट थोड़े बड़े हैं। ये बुक पूरी की पूरी बहुत बड़ी है। मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।